हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। चलिए ठीक है, साउंड इज गुड। तो यार मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर हेल्थ इज गुड। तो यार जो आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो काफी अच्छी जारी हो गई। मैं ये होप कर सकता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो आपके लिए हम लोग इतना इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, गेट ला रहे हैं, ताकि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स गेट के थ्रू ये नहीं कि गेट ही है यार, गेट के थ्रू यूपी आरबीएन आता है। पिछली बार अगर आप उनका सिलेबस देखते तो उन्होंने बोला है कि मेंशन किया है कि एज सिलेबस इज एज पर द गेट 2022। तो 23 22 एक ही बात है बेटा। वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। इससे पहले 6 लेक्चर कास्टिंग के ऑलरेडी डन हो चुके हैं। जल्दी से जाइए और चैप्टर्स को जाके देखिए। आपके लिए ही, बेनिफिट के लिए ही ये सारी चीजें चल रही है। तो गेट 2023 वेल्डिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आता है, तो जो स्टूडेंट पी एंड आई के भी है, याद रखना पी एंड आई ब्रांचेस के भी है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के साथ। और आपको पता ही है कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो अराउंड 16 मार्क्स का होता है, हाईएस्ट है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों को मिलाया जाए तो मैक्सिमम यही आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो यही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए हमारा। देखो दोनों चीज यार, ये मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको क्लास का टाइमिंग आपको भी पता है सर, 5 PM पे आपकी रोज क्लासेस होती है, 5 PM, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि भाई ये सारी चीजें, ये लिंक है, आप वहां पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे वहां पे। आप चैनल पे जाके ज्वाइन करना है, सिर्फ आपका JUIN ज्वाइन का ऑप्शन आता है, या सब्सक्राइब कर लेना। तो गेट की तैयारी के साथ जुड़े रहिए। चलिए कल के लिए मैं बात करता हूं, कल मैंने क्या कराया। देखिए कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को कराया आपका। देखिए अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डन करा चुका हूं। आपको भी पता होगा कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मेल्टिंग एफिशिएंसी इज नथिंग एज रेट ऑफ मेल्टिंग डिवाइड बाई NHT, रेट ऑफ मेल्टिंग डिवाइड बाई NHT मल्टीप्लाई बाई V मीन्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट डिवाइड बाई, अगर मैं इसको डिवाइड बाई करता हूं तो ये बन जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ बिट। तो ये कंप्लीट एक मैंने स्ट्रक्चर बताया। और इसकी जो ऊपर वाला है, देखिए जो ये ऊपर न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में मैंने आपको बताया था कि यूनिट होती है जूल पर mm3। सिमिलरली ये जो नेट हीट इनपुट, ये आपकी पूरी जो ये इक्वेशन है, ये बन जाता है नेट हीट इनपुट। दिस इज नेट हीट इनपुट, तो ये बन जाएगा नेट हीट इनपुट। इसकी यूनिट भी सेम होती है जूल पर mm3। और आपको बताया भी यहीं से ही क्वेश्चंस बन के आए। तो अगर आप ये सभी चीजें देखो, ये क्वेश्चन हो गया, आप अपकमिंग क्वेश्चंस देखिए, ये कंप्लीट क्वेश्चंस का एक ये भंडार था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं बता रहा हूं यार स्टार्टिंग में कि इन क्वेश्चंस को कराया कैसे था मैंने, कि सर एक फॉर्मूला था, ये OCV माइनस OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाई I, करेक्ट ना। फिर एक था VA A प्लस BL, और आपको क्या पुटअप करना था सर, स्टेबल आर्क। और स्टेबल आर्क पुटअप करते ही आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि सर VA इक्वल टू V। तो ये कुछ फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे आपको यहाँ पे। और अगर आपको पावर निकालनी है, पावर होती है VI और यूनिट बनती है वॉट में, याद रखिए वॉट। तो पावर की यूनिट बन गई वॉट में। तो ये सभी डेरिवेटिव क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। सिमिलर ये क्वेश्चन भी कराया था, और आपको बोला था कि एक ग्राफ पे बड़ा ध्यान देना है कि अगर ये I और V का ग्राफ है और ये ग्राफ बन के आता है, सपोज करो OCV, और ये शॉर्ट सर्किट करंट का ग्राफ बन के आता है, तो आपको एक बात बोली थी कि आपको चलना किस तरीके से, ये I1 होगा तो ये V1 होगा, तो इसके ये कोरेस्पोंडिंग लेंथ 1 होगा। सिमिलरली ये V2 होगा, ये I2 होगा, तो ये लेंथ क्या होगा, L2। तो ये देखिए I1 यहां, तो ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो याद रखिए ये बड़ा यहाँ पे लार्जर करंट होगा, वैल्यू करंट की जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी, यहाँ पे स्मॉलर होगी। लार्ज करंट के साथ ये जो L1 है, तो ये लार्ज लेंथ है, ये स्मॉलर लेंथ, मतलब इस तरीके से आपको याद करना। मींस ये स्मॉल लेंथ, L1 की वैल्यू स्मॉल लेंथ, और ये लार्ज लेंथ, इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये लार्जर करंट, ये स्मॉलर करंट। तो मैं होप आपको ये डायग्राम मैंने कल की क्लासेस में बताया था, और ये जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको बता भी रहा हूं कि आपको किस तरीके से काम करना है, करेक्ट ना। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। तो मैं आपके ही कमेंट्स को चेक करता रहता हूँ बीच में आके कि क्या कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या नहीं आपको, वो सारी चीजें हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कल पार्ट 7,
तो याद रखना जो ये मैं सारी चीजें बताता हूं उनको, तो ये बेटा पार्ट नंबर 7। तो आप मेरी लेक्चर नंबर 7 को जाके देख लीजिए, वहां लेक्चर नंबर 7 में आपको ये सारी चीजें वहां पे मिलने वाली है, ए टू जी। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कुछ ये कॉन्सेप्ट था एक डेंसिटी वाला, ये मुझे आपको बताना है, अभी अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा मैं आपको। सिमिलरली ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी है। वेल्डिंग स्पीड, अब ये वेल्डिंग स्पीड थी आपकी। चलो इस क्वेश्चन को सभी लोग करो, इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन नहीं कराया तो इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़िए और करिए। इन आर्क वेल्डिंग ऑफ अ बट जॉइंट द वेल्डिंग स्पीड इज टू बी सिलेक्टेड सच दैट द हाईएस्ट कूलिंग रेट इज अचीव मेल्टिंग एफिशिएंसी। तो गिवन लिख लेते हैं ना, तो मैं एक बार गिवन लिख के आपको बता देता हूं। तो आप इसके लिए 2 मिनट्स ले लीजिए। क्या करिए, 2 मिनट्स आपको इसके लिए लीजिए और 2 मिनट्स में आप सोल्व करना है। करिए। गिवन क्या होगा, गिवन होगा मेल्टिंग एफिशिएंसी। मेल्टिंग एफिशिएंसी इज नथिंग एज, मेल्टिंग एफिशिएंसी इज 0.5 और नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज नथिंग एज 0.7। क्रॉस सेक्शनल एरिया वेल्ड का 5 mm स्क्वायर। यूनिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, तो रेट ऑफ मेल्ट यूनिट है ना, तो देखो यूनिट दी हुई है 10 जूल पर mm क्यूब। वेल्डिंग पावर, पावर इज नथिंग एज 2 किलोवाट और फाइंड आउट करना है V इन mm पर सेकेंड। चलो बच्चे, अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट हो जाओ, फटाफट स्टार्ट हो जाइए और जल्दी से। हाँ करो, करिए 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 भाई, और कमेंट करते रहना, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है। तो ये दो मिनट आपके पास है, 2 मिनट में आपको ये सोल्व करके प्रोवाइड कराना। और कैल्सी साथ में रखिए। मैं आपको एक बताता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, अभी भी है, पढ़ते हैं, अभी मैंने उनको जस्ट पढ़ाया है अभी कुछ टाइम पहले, तो शायद वे वीडियो भी देख रहे होंगे, तो नाम उनको भी अपना आप ही पता लगा देंगे कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनको कंप्लीट प्रोडक्शन पढ़ाया, ठीक है, मैंने उनको कंप्लीट प्रोडक्शन पढ़ाया और मैं उनको देखता था, यार मगर यार आप क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हो यार, मतलब मैं उनको कह रहा हूं कि तुम क्वेश्चंस तो लिख लो, कह रहे थे नहीं सर। वो क्या करते थे, वो लड़का कहता कि सर मेरे पास कैल्सी है, ठीक है, मैं उनको कहता पेन घिसो भाई, पेन से लिखा करो। वो कहता कि सर नीड नहीं है मुझे। मैंने कहा कि क्या भाई क्या बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सर मैं कैल्सी से ही, आपने जो इक्वेशन एक बार बता दी, मैं उस इक्वेशन को याद कर लिया मैंने, वो इक्वेशन मेरी इस कॉपी पे ये रही, ठीक है। और कॉपी कुछ नहीं, 10 रुपए वाली कॉपी थी, उन्होंने पूरा प्रोडक्शन 10 रुपए की कॉपी में निकाल दिया। एक्चुअली ऐसा मैंने भी नहीं देखा कभी। तो अगर मैं भी अगर खुद बनाऊं अपने नोट्स को, दोबारा से रिवाइंड करूं कि यार दोबारा से मैं उनको राइट करना लिखना स्टार्ट करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जो बड़ा 500 पेजेस का जो रजिस्टर है वो फिलअप हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, डेरिवेशंस है, कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको थ्योरेटिकल है वो लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन मेरा, मैंने उनको 90 आवर्स के आसपास अप्रोक्सीमेट पढ़ाया, तो 90 आवर्स में जो भी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता 1-2 क्वेश्चन में उन्होंने पेन को उठाया होगा, नहीं तो सारे जवाब उनका आ जाता था और सीधा कैल्सी पे सोल्व करके। उनका ये कहना था कि सर गेट में जाके कैल्सी पे ही आपको हाथ बैठाना है, और यार सीरियसली उनका था, सब पूरी क्लास कर रही है कॉपी पेन पे सोल्व, और वो बंदे कर रहे हैं सोल्व अपने कैल्सी में, और उनके आंसर भी ठीक। मैंने कहा कि भाई कुछ तो लिखा होगा आपने, कह रहा कि सर नहीं, नीड नहीं है, मैं कर दूंगा ऐसे। मैंने कहा कि चलो ये भी अच्छी बात है, और मैक्सिमम पूरा प्रोडक्शन उन्होंने कैल्सी पे करके प्रोवाइड करा दिया। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ नहीं है भाई, मेल्टिंग एफिशिएंसी इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग, मैंने आपको बताया। ऊपर भी लिख लो, चाहे ए बी मल्टीप्लाई बाई वी ऊपर लिख लो, या डिवाइड बाई एन एच टी मल्टीप्लाई बाई वी इंटू आई, क्या होता है पावर। मैं पावर को यहां पे लिख देता हूं बस। मेल्टिंग एफिशिएंसी खुद बोला उन्होंने 0.5, रेट ऑफ मेल्टिंग 10 जूल मल्टीप्लाई ए बी कितना है भाई, ए बी ये रहा, ए बी 5 mm, वी आपको निकालना है, ये कितना है 0.7 मल्टीप्लाई बाई पावर कितनी है 2 किलोवाट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब कैल्सी की नीड है, थोड़ा बहुत कैल्सी की नीड पड़ती है, मुझे भी हैबिट बन गई है आपके साथ साथ करने की। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 50, तो मैं करता हूं तो 14 आ गया। तो भाई सोल्व करने के बाद आंसर आ गया बी ऑप्शन 14 mm पर सेकेंड इज द आंसर। बस 2 मार्क्स मिल गए, 2 नंबर मिल गए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होना कैसे नहीं, बस सोल्व करते रहिए। मेन मोटिव है सोल्व करने का, आंसर आने का, जो आपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करना है।
कंसेप्ट्स लगाओगे आंसर पाओगे, ठीक है। आप कमेंट बाद में देखेंगे यार, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये था, वेल्ड जॉइंट क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है आपको, देख लो, कुछ नहीं करना है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी देख लो ये रही, ठीक है जी। फिर कहता है जी मेल्टिंग एफिशिएंसी ये रही, तो मैं तो यही लिखूंगा ना, मेल्टिंग एफिशिएंसी इक्वल टू बेटा रेट ऑफ मेल्टिंग मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई वी और डिवाइड बाई NHT मल्टीप्लाई बाई, बस। अगर कहीं पावर दी होगी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो वो भी देख लेंगे, शायद ट्रेवल स्पीड क्रॉस सेक्शन एरिया इन mm स्क्वायर, फाइंड आउट करिए, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ द ट्रेवल स्पीड, यार ये आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट मैं ये कह सकता हूं कि ये आपको करना है। जल्दी से कमेंट करो और इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, जो इसको देख रहे हैं वो मुझे इसका आंसर चाहिए, जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो फटाफट इसका आंसर जरूर बताएगा। आपके ही कमेंट बॉक्स पे ध्यान है, आपके ही कमेंट्स पे ध्यान है, जल्दी से आप इसको सोल्व करके एक बात बताइए, ये आपको बताना है। सर ये तो आपने कुछ पंगा खड़ा कर दिया है, यहां पे करिए। चलिए चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट। कुछ छूटा तो नहीं है क्वेश्चन में, बता देना अगर कुछ छूट गया तो। एंड द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द इलेक्ट्रोड इज 20 जूल, इफ द ट्रेवल स्पीड इज 4 mm, द क्रॉस सेक्शन एरिया इन mm स्क्वायर, द वेल्ड जॉइंट इज। कुछ छूट गया है क्या, प्लीज बताना। अगर कुछ छूट गया तो कमेंट में बताओ भाई, आपका कमेंट ही इंपोर्टेंट है भाई यहां पे। अब देखो क्या करेंगे, रेट ऑफ मेल्टिंग को रखेंगे 20, यस सर। ए बी गिवन नहीं है, नहीं है। वी गिवन है 4 mm डिवाइड बाई, अब ये NHT कितना गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई छूट रहा है तो बता देना। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 0.8 और मेल्टिंग एफिशिएंसी है 0.3, ये बन गया जी 0.3। अब बताइए यहां पे आप, ये तो 0.3 आपका आ गया, इसके अलावा बताइए कुछ, मल्टीप्लाई बाई V इंटू आई रह गया, द ट्रेवल स्पीड, तो क्या V इंटू आई गिवन नहीं है क्या? चलो V को लिख लो, अगर नहीं है तो करंट अभी आप लिख लो 250 एम्पियर और वोल्टेज लिख लीजिए 20 वोल्ट, इसको चेंज कर लेते हैं ना। अगर थोड़ा सा अगर इसमें कुछ छूट गया तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, और अगर कोई तरीका है करने का तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, इसको ले लो आप, है ना। फिर तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को तो आप, ये छूट सकता है क्वेश्चन में, कोई हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो आप इसको लिख लीजिए 250 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 20 वोल्ट। अब ए बी निकाल दीजिए, अब ए बी इजिली निकल जाएगा, है ना, करेक्ट है, वो तभी ऐसे ही निकलेगा क्योंकि यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 80, तो भाई ये आ जाएगा, अगर आप यहां से सोल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15 mm स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 mm स्क्वायर। इफ आई और वी को मैं ये कंसीडर कर लेता हूं करंट, और इसको मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो आपका करंट है वो करंट की जो वैल्यू है वो आपकी 250 एम्पियर और वोल्टेज है आपकी 20 वोल्ट, तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये ऑलरेडी डन, ये आपका 7th लेक्चर में ऑलरेडी डन हो चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं किलो जूल की, ये भी ऑलरेडी डन है भाई, ये सब कुछ करा चुका हूं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, लेक्चर नंबर 7 को देख लीजिए, लेक्चर नंबर 7 को देखिए मेरे, और आपको पसंद आ जाएगा। चलिए 70 नेट हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। चलिए देखिए जो डन हो चुका है, ये भी वेल्डिंग स्पीड के मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुका है, डन हो चुका है। ये वाला कॉन्सेप्ट करंट वाला, ये मैं आपको बता देता हूं, ये वाला, ये शायद नहीं बताया होगा, है ना। देखिए ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग टिक वेल्डिंग प्रोसेस द करंट एंड आर्क वोल्टेज वर 50 एम्पियर एंड 60 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं आई की बात करता हूं 50 एम्पियर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और वोल्टेज की बात करता हूं तो 60 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, व्हेन द वेल्डिंग स्पीड वाज इतना, तो अगर मैं स्मॉल वी की बात करता हूं तो 150 mm पर मिनट। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए यार, क्वेश्चंस का मीनिंग होता है केयरफुली पढ़ना।
अब ये नहीं कि आपने लिख लिया, तो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे, बच्चा कॉन्सेप्ट बना के रखे। देखिए क्या कहता है जी, इन अनदर प्रोसेस दी TIG welding is carried out at speed of TIG weld. In another process, the TIG welding is carried out 120 mm per minute at the same arc voltage. तो same arc voltage V2 की वैल्यू भी 60 वोल्ट हो गई, and the heat input to the material, so weld quality remains the same. क्वालिटी क्या है? remains same है। तो that means sir, अब देखो करंट बताना है I, अब I बताना है। अभी आपने क्या पढ़ा कि सर ये NHT, अगर मैं यहां पे बोलूं NHT मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई I और डिवाइड बाई V इंटू AB, ये आपने पढ़ा है ना। नेट देखो लिख रहा ना, हीट इनपुट, तो हीट इनपुट ये रहा नेट हीट इनपुट। तो सर यही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है इधर, इसको छोड़िए, इसको तो अलग रखिए। तो डेट्स मीन V1 I1 इक्वल टू V1, और सेम क्वालिटी है तो V2 I2 अपॉन में V2। अरे हाँ है ना, बस पुटअप करिए। V1 ये दोनों सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये से कैंसिल आउट वोल्टेज। तो करंट कितना बचा भाई? 50 और डिवाइड बाई 150 इक्वल टू करंट निकालना I2 और डिवाइड बाई 120। तो भाई इसको सोल्व करिए, देखिए 50 से एक काटा 3 आ गया, इससे एक काटा तो 40 आ गया, तो I2 की वैल्यू आ गई 40 एम्पियर, तो 40 एम्पियर इज आंसर। इस तरीके से सोचना है। अरे हाँ है ना, बोलो इस तरीके से सोचोगे या नहीं सोचोगे? सोच लो, काम बन जाएगा। अरे सोचिए ना कुछ थोड़ी देर, तो कॉन्सेप्ट बन के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बन के आ जाता है भाई। तो ये आपका बन गया 40 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ है ना, तो सोचना ऐसे 2 नंबर मिल गए फ्री फंड के यार। अगर 2 नंबर में अगर फ्री फंड के छोड़ दूंगा ना तो मेरा गेट ना निकल पाए, इतना वो होता है। ठीक है ना, तो मैं अगर इन सभी चीजों पे सोचूंगा, ये कुछ लेंथी कॉन्सेप्ट है, ये कुछ आपको बताने, अभी मैं आपको सारी थ्योरेटिकल चीजें बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल चीजें कि सर ये है क्या, स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में क्या है, ये सारी चीजें। देखिए इतने सारे क्वेश्चन जो आपके पास रखे हैं, 1 ग्राम नेगेट, ये नेगेट, वो नेगेट, बताओ यार, एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू पीछे ही आते हैं, जो यहां से हमने स्टार्ट की थी अपनी बारी। देखिए वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। वेल्डिंग का पहला टाइप है ऑटोजीनियस। क्या होता है बेटा? ये ऑटोजीनियस। दूसरा टाइप होता है आपका होमोजीनियस। क्या होगा? होमोजीनियस। और तीसरा टाइप होता है आपका हेट्रोजीनियस। क्या नाम होगा उसका? हेट्रोजीनियस। बोलो रे, हेट्रोजीनियस। इस तरीके से बनता है। ओके, अब ये हेट्रोजीनियस है, ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस का क्या रहता है? नो फिलर मटेरियल। याद रखना, नो फिलर मटेरियल। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग। आप याद रखोगे फ्यूजन वेल्डिंग, फिर सेम फिलर मटेरियल। क्या बोल रहा है? सेम फिलर मटेरियल। ये क्या होगा सर? डिफरेंट फिलर मटेरियल। ये डिफरेंट फिलर मटेरियल क्या कह रहे हो सर? मीनिंग क्या है? ये मीनिंग क्या है ये फिलर मटेरियल का? सर देखिए, ज्वाइनिंग करते वक्त है ना, हम एक एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज करते हैं ना, एक्सटर्नली यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नली यूज, ताकि ज्वाइंट क्या रहे? स्ट्रॉन्ग बने रहे। तो उसके लिए जो बेस मेटल है जिसके ऊपर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं कर रहे तो ऑटोजीनियस। सपोज करो, एक एग्जांपल के इन पे दे रहा हूं, होमोजीनियस फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। सेम फिलर मटेरियल होगा, जो बेस मटेरियल होगा, जो मटेरियल होगा बेस का, सपोज करो एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे। हेट्रोजीनियस क्या होगा? मान के चलो एल्यूमिनियम है तो यूज कर रहे हैं कॉपर, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो आपका बेस मटेरियल डिफरेंट मटेरियल और फिलर मटेरियल हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो दोनों को मिलाया तो डिफरेंट फिलर मटेरियल। करेक्ट। अब देखिए, जो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है वो होमोजीनियस वेल्डिंग होती है। तो होमोजीनियस में क्या है भाई? तो याद रखिए होमोजीनियस क्या होती है। अगर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कितने टाइप की होती है सर। देखिए, एक होती है आर्क वेल्डिंग। क्या होती है सर? एक आर्क वेल्डिंग। दूसरी होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तीसरी होती है आपकी केमिकल वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग होती है बेटा? केमिकल वेल्डिंग होती है। तो देखिए रेजिस्टेंस को भी होमोजीनियस के अंदर पुटअप किया गया। आई नो फिलर मेटेरियल का यूज नहीं किया जाता, बट एज पर दी अमेरिकन स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों ने अभी भी इस वाली कंडीशन को, रेजिस्टेंस को होमोजीनियस के अंदर कंसीडर किया गया। वहां पे रिक्वेस्ट गई भी है कि सर फिलर मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं, जो सब कुछ कंडीशन यूज की जा रही है वो एज पर ऑटोजीनियस जैसी की जा रही है, तो आप इसको यहां से बाहर निकालिए, क्योंकि जो हम लोग अधिकतर मैक्सिमम लेते हैं स्टैंडर्ड, वो अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से लेते हैं।
तो अगर हम लोग अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से ले रहे हैं तो अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन के आ रहे हैं। और जो ऑथर है बुक के, ऑथर्स है, उन्होंने भी इसको बोला है कि भाई ये अभी होमोजीनियस में है। तो अगर ये चेंज होगा, जैसी चेंज जब भी होगा वो आपके पास न्यूज पहुंच जाएगी। अभी तो हम लोग बेटा इसको इसी में के अंदर ही कंसिडर करेंगे। करेक्ट है? चलिए, अगर ये इतनी बात करेक्ट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्क वेल्डिंग। अब आर्क के अंदर भी आ जाता है सर दूसरी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे सर एसी और डीसी आ गया। ठीक है, देखिए एसी और डीसी आ गया कुछ। अब डीसी के अंदर क्या, अब देखो यार रेजिस्टेंस केमिकल के अंदर दो टाइप आ जाते हैं। लाइक एक आ जाता है गैस आ जाती है, एक मतलब गैस वेल्डिंग, दूसरी आ जाती है थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर भी कई टाइप की आ जाती है, लाइक स्पॉट वेल्डिंग आ जाती है निकल के, एक आ जाती है सीम वेल्डिंग और एक आ जाती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और इसके अंदर एक और वेल्डिंग आती है, बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं, फोर्थ वेल्डिंग। मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा फोर्थ वेल्डिंग को। तो फोर्थ वेल्डिंग होती है आपकी यहाँ पे फ्लैश बट वेल्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग। तो फ्लैश बट वेल्डिंग, तो ये 3 4 5 टाइप के इस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग के हम यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल्स को देखते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग केमिकल, ये आर्क वेल्डिंग का एसी डीसी के टाइप में आ जाता है। अभी आगे चल रहे हैं पेजेस पे। तो अगर मैं आर्क वेल्डिंग की बात करूं तो सर आर्क वेल्डिंग में कहां चले गए? पेज क्या डिलीट हो गया क्या? पेज कहां पे चला गया बच्चे? अरे पेज डिलीट हो गया क्या सडनली? चलो इरेज हो गया शायद। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के केस में, वो तो आपने लिख लिया होगा, पीछे जाके एक बार देख लेना वीडियो को। आर्क वेल्डिंग के केस में, तो आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी यूज की जाती है। तो भाई एसी और डीसी हम मैक्सिमम डीसी का यूज करते हैं, 95% डीसी का होता है। बिकॉज डीसी क्या प्रोड्यूस करता है सर? एक तो स्टेबल आर्क प्रोड्यूस करेगा, आप ध्यान रखिए, स्टेबल आर्क भी डीसी प्रोड्यूस करेगा। अरे हाँ बिल्कुल ये। और एक वर्ड होता है आर्क ब्लो, आर्क ब्लो भी कौन प्रोड्यूस करेगा? डीसी। तो एसी तो 5% यूज करते हैं, जब यूज करेंगे तो बताऊंगा। तो आपका स्टेबल आर्क और आर्क ब्लो के बीच में आ जाता है। तो स्टेबल आर्क भी डीसी के अंदर होती है और आर्क ब्लो भी ये। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी टाइप, अब आपका देखो, आप कहोगे कि सर अब क्या है आर्क वेल्डिंग के अंदर दूसरी चीज आती है सर, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टिग और मिग का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? टिग और मिग का भी यूज करते हैं। तो टिग और मिग क्या है सर? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और ये क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये सभी टाइप्स क्या है सर? आर्क वेल्डिंग के टाइप्स। करेक्ट। एक टाइप्स आता है आपका यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। क्या आता है बेटा? ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये यहाँ पे बच्चे इतने गलत करके आते हैं कि एक टाइप आता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। वो सभी वेल्डिंग आपकी आर्क वेल्डिंग के टाइप में आते हैं। एसी डीसी आप इनर्ट गैस वेल्डिंग के टाइप, तो आर्क वेल्डिंग में इनर्ट गैस एक टाइप बन जाता है, तो इनर्ट गैस में टिग और मिग आ जाते हैं। तो ये सभी का सभी होमोजीनियस फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स। तो जो आपने अभी पढ़ा फ्यूजन टाइप्स में, वो सभी चीजें इसके अंदर आती है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करता हूं, अगर आपसे कोई पूछे ऑटोजीनियस बताइए, तो ऑटोजीनियस के अंदर आता है बेटा जिस तरीके से आपका आता है कोल्ड वेल्ड। क्या आती है जी? कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग के साथ साथ आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग। क्या आती है जी? फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गई आपकी, प्रेशर वेल्डिंग हो गई आपकी, इस तरीके की डिफ्यूजन वेल्डिंग हो गई। तो ये सभी आपकी वेल्डिंग के टाइप्स आते हैं आपके ऑटोजीनियस में। फ्रिक्शन वेल्डिंग सबको पता है यार, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर आप लोग क्या, ये सभी टाइप्स आते हैं ना, तो अगर आप इन सभी टाइप्स को एक बार पढ़ भी लोगे तो काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑटोजीनियस में, कोल्ड, फ्रिक्शन, प्रेशर, डिफ्यूजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने बात की होगी हेट्रोजीनियस। अगर मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग की, तो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में दो टाइप का आते हैं। एक आता है बेटा सोल्डरिंग, एक नाम होता है सोल्डरिंग और एक नाम होता है ब्रेजिंग। ठीक है, अब ये दोनों टाइम होते हैं। अब आपका जो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर सोल्डरिंग की जाती है, तो मैक्सिमम सोल्डरिंग। तो ये कैसे डिफरेंशिएट होंगे, वो सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कुछ थ्योरी पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए
अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा आर्क वेल्डिंग भी पढ़ेंगे थ्योरेटिकल बेस पे। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं बेटा स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। तो स्पॉट वेल्डिंग मींस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे सर रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, तो सबसे पहले बताना कि करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। करंट क्या होता है? करंट की वैल्यू हाई होती है और वोल्टेज होती है लो। और कितनी लो होती है सर? ये पहुंच जाता है 10,000 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट, है ना। और ये लो कितनी होती है? 0.5 से 10 वोल्ट के बीच में होती है। अब ये रेजिस्टेंस क्या बोला सर आपने? मुझे समझ में नहीं आ रहा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो देखिए क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या कह रहा है कि सर देखिए, बड़े ध्यान से सुन लो भाई। देखिए ये कहता है कि ये वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये रहा आपके पास बच्चे, और एक वर्क पीस ये रहा आपके पास। सपोज करो ये वर्क पीस आपके पास ये रहा, तो ऐसे सपोज करो ये ऐसे बना लो वर्क पीस, ठीक है, कैसे भी बना लो, एक दूसरे के साइड बना लो, और यहां पे रखिए इलेक्ट्रोड। ये रखिए यहां पे इलेक्ट्रोड ऐसे। ये जो शो कर रहा हूं ये सारी चीजें इलेक्ट्रोड की है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोड की है ऐसे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रखा एक ट्रांसफॉर्मर, हमने क्या रखा यहाँ पे एक पावर सप्लाई की। अरे भाई चलो ना, यहाँ पे हमने क्या की पावर सप्लाई की। ये पावर सप्लाई क्या काम करेगा, यहां से जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये पावर सप्लाई यहाँ पे, तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है बच्चे? कॉपर, बिकॉज हाई थर्मल हीट। अरे हाई थर्मल कंडक्टिविटी तो आपने पढ़ा ही है ना थर्मल वाला, तो वही कॉन्सेप्ट है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपने पढ़ा होगा जो मटेरियल होते हैं हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मैक्सिमम वे हाई हीट ट्रांसफर के भी काम आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के भी काम आते हैं और हीट ट्रांसफर के भी। तो देखो यहाँ पे कॉपर। अब यहाँ पे देखो ये क्या यूज किया जाता है, ये होता है आइडेंटेशन। आइडेंटेशन, अगर मैं यहाँ पे आइडेंटेशन का यूज ना करूं तो देखो ये क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार कमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं आपके, अगर कोई कमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई डाउट है तो बता देना। हाँ जी बेटा गुड इवनिंग, ओके सर बिल्कुल। स्नेह आशीष, ओके। तो ये सारी चीज है आपके, तो ध्यान से सुन लेना अभी जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे। तो अगर आपने ये आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, है ना, बाद में आराम से वो देखेंगे, है ना, जो भी चलेगा कमेंट बाद में। देखो ये रखिए इलेक्ट्रोड, ब्लैक कलर की इज इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या वर्क पीस है, दोनों वर्क पीस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो वर्क पीस क्या करे, ओवरलैप, तो लैपिंग कंडीशन है ना, इज अ लैप, एक दूसरे के ऊपर लैप करना ये होता है, ठीक है। बट ज्वाइंट होते हैं इस तरीके से, ऐसे बट ज्वाइंट करना, ये है लैप ज्वाइंट। अब देखो इलेक्ट्रोड यहां पे भी रखी है और इलेक्ट्रोड बेस पे भी रखी हुई है इस तरीके से, करेक्ट है। तो अब देखो यहां से क्या होगा, करंट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यूज नहीं किया तो वेल्डिंग यहीं पे यूज हो जाएगी। बट वर्ड देखो रेजिस्टेंस, मैंने वर्ड किसका यूज किया, रेजिस्टेंस का यूज किया। तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, करंट पास होगा। अब जैसे ही करंट पास हुआ, बड़े ध्यान से देखना कि अगर करंट पास हुआ तो देखो मेरे हाथ इस तरीके से ज्वाइन करो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से। तो अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे इनके बीच में एक गैप है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। इस गैप को नाम बोला जाता है एयर गैप। क्या नाम बोला जाता है इनको, एयर गैप बोला जाता है। अगर मैं इनको एयर गैप के नाम से बोलूं तो क्या होगा, अब जो देखो ये वर्कपीस है, यहां पे इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, इलेक्ट्रोड से करंट पास होगा तो यहां पे क्या होगा, ये गैसेज है, एयर गैप मींस गैसेज है। अब ये करंट यहां से यहां पास नहीं हो पा रहा, ये करंट यहीं पे ही पास, यहीं पे ही है। अगर ये यहां पे है, ये करंट नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा करंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जमा, ये करंट क्या करेगा, यहाँ पे गैसेस क्या होगी सर, हीट होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर एयर है, मतलब जो करंट है वो काफी ज्यादा है। अगर करंट की वैल्यू काफी ज्यादा है तो करंट क्या करेगा सर, पास ही नहीं हो पा रहा है इतना ज्यादा, तो यहाँ पे जो गैसेज होगी वो आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं होगी। तो वे क्या होगी यहाँ पे सिर्फ, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आयंस और इनके आयंस अलग होंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब टेम्परेचर तो इंक्रीज होने लगा, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होने लगेगा, धीरे 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 एक स्पॉट क्रिएट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि सारी हीट तो यहीं पे ही कलेक्शन हो गया। अब हीट का सारा कलेक्शन होगा तो ये यहाँ पे मेल्ट होने लगेगा, और जैसे ही मेल्ट होने लगेगा बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी बन जाएगी, और तो ये यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब ये चिपक जाएंगे तो करंट पास हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे हीट का कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ हीट होगा, तो क्या क्रिएट करेगा, इट विल बी क्रिएट अ स्पॉट। तो स्पॉट जैसे ही क्रिएट करेगा, तो स्पॉट कहां पे क्रिएट करेगा, स्पॉट करेगा दोनों इंटरफेस के बीच में, यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो ये वर्ड बोला तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। अगर वहां पे एयर गैप है तो एयर गैप मींस वहां पे रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस बोला गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ये स्पॉट क्रिएट हो गया, इसलिए सो वी कॉल्ड इज स्पॉट वेल्डिंग। हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। तो स्पॉट बन गया, अब फिर करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्पॉट क्रिएट होता है। अगर यहाँ पे स्पॉट क्रिएट हो गया, आइडेंटेशन, अब यूज देखो आइडेंटेशन का, क्योंकि वेल्डिंग ही क्या होनी है, दोनों वर्कपीस के। रेजिस्टेंस कहां पे क्रिएट होगा, क्वेश्चन आता है बताओ, रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड इन बिटवीन टू वर्कपीस। कहां पे क्रिएट होगा, दोनों वर्कपीस पे क्रिएट होगा। तो ये बन जाएगा टू वर्कपीस पे क्रिएट होना। तो दोनों वर्कपीस के बीच में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, कौन, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो स्पॉट, तो इसका स्पॉट एज्यूम किया हमने कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा स्पॉट, ये जो बनता है, ये जो स्पॉट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग नगेट। क्या बोलते हैं, नगेट। और नगेट की जो फॉर्म होती है वो नगेट की फॉर्म होती है सिलेंड्रिकल। ये फॉर्म क्या बन गई आपकी, सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा नहीं है, एग्जामिनर डजंट आस्क यू कि द फॉर्म ऑफ द नगेट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि सिलेंड्रिकल है, वो चेंज भी कर देता है, कभी कभार स्पेरिकल भी बोल देता है कि भाई स्पेरिकल फॉर्म है, तो आपको स्पेरिकल फॉर्म बतानी पड़ेगी। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि नेगेट फॉर्म इज सिलेंड्रिकल, करेक्ट। तो नेगेट फॉर्म इज सिलेंड्रिकल, ये बन गया। तो ये बन गया यहां से। तो अब आगे चलते हैं। सर आपने पढ़ा पावर, मैंने पढ़ाया था पावर, तो पावर इक्वल टू वी आई होती है, और पावर की यूनिट क्या हो गई सर, पावर की यूनिट होती है वोट। बिल्कुल करेक्ट है सर, कल तक आप लोगों ने सर ये तो पढ़ा है। अब मैं पावर को क्या लिख सकता हूं सर, एक फॉर्म में। तो सर पावर को अगर मैं एक काम करता हूं, पावर को ये लिख सकता हूं, पावर की यूनिट हो गई सर जूल पर सेकंड। और जूल किसकी यूनिट होती है सर, हीट की, ये हीट की यूनिट होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं जूल, तो इसको लिख देता हूं, हीट को डिनोट किया एच से, डिवाइड बाई टाइम। तो देखो जूल पर सेकंड टाइम इक्वल टू वी आई। तो मैं इसको लिख सकता हूं हीट इक्वल टू वी इंटू आई। और यू नो वेरी वेल कि वी इंटू आई इंटू टी। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर मैं यहां से, क्योंकि आपको क्या वोल्टेज, और मैंने क्या बोला वोल्टेज काफी कम है, तो इसको वोल्टेज को आई आर की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई स्क्वायर आर टी, और यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पे जूल बन जाएगी। यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, जूल बन जाएगी। ये कंडीशन तो पहले आ गई। तो अगर आपसे पूछे हीट या फिर हीट इनपुट पूछे, तो आप हीट इनपुट बोलना आई स्क्वायर आर, करेक्ट। अब दूसरी चीज देखिए, हीट क्या कहना चाह रहा है, हीट इक्वल टू, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देख रहे हो कि सर टेम्परेचर का भी वेरिएशन हो सकता है बीच में, बिल्कुल हो सकता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अलग है और जहां पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वो टेम्परेचर अलग है। एक टेम्परेचर तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई कि सर अगर आपने यहाँ पे स्पॉट क्रिएट किया, मेल्ट कर दिया, तो आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन फेज चेंज हो रहा है। तो आपके पास दो हीट है यहाँ पे, एक बन जाएगी सेंसिबल हीट, एक बन जाएगी सेंसिबल हीट, और दूसरी क्या बन जाएगी आपकी लैटेंट हीट। तो ये दो हीट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, टोटल हीट। इट इज नोन एज टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या होती है आपकी, एम सी डेल्टा टी, और प्लस में लैटेंट हीट क्या होती है, एम एल। तो भाई अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मास कॉमन आ जाएगा, सी हीट कैपेसिटी डेल्टा टी प्लस में। अगर इनमें से जो भी गिवन नहीं होगी उसको नोट गिवन जीरो, अगर कोई भी गिवन नहीं देगा एग्जामिनर, उसको क्या हम कंसीडर कर लेंगे, जीरो कंसीडर कर लेंगे। मास क्या होता है, यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको लिख सकते हो डेंसिटी वॉल्यूम इनटू सी स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर प्लस में लेटेंट हीट। तो ये क्या बन गया आपका, टोटल हीट का फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया एक तरीके से आपका, ये काम करेगा यहाँ पे सर स्पोर्ट क्रिएट करने का। स्पोर्ट क्रिएट करने का अगर ये काम कर रहा है, दैट्स मीन ये आपका बन जाएगा आउटपुट। ये क्या बन जाएगा आपका आउटपुट। अगर कोई आपका आउटपुट बन गया ये, तो ये तो सर एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बन गई। तो अगर आपसे कभी पूछे मेल्टिंग एफिशिएंसी बताइए, तो आप तो बोल सकते हो हीट आउटपुट और अपॉन में हीट इनपुट। तो आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया एक तरीके से ये भी। तो भाई ये क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला तो ये क्रिएट हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एम सी डेल्टा टी और प्लस में एम एल, ये बन जाएगा दूसरा फॉर्मूला। और जो कॉन्सेप्ट में गिवन नहीं होगा वो बन जाएगा जीरो। अरे हाँ है ना। तो जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे बच्चे, अच्छा वॉइस में एक और है, एक सेकंड। ओके तो ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे। एक मिनट इको को देख लेता हूं।
एक हो रही है क्या ज्यादा? एक बार मुझे बताना। यस, एक हो रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा इको है, तो चेक कर लेंगे एक बार यार, है ना। अभी तो क्लास कर लेते हैं, आप थोड़ा वॉइस कम कर लेना अपनी प्लीज, है ना। है ना। तो इको की भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं किसी तरीके से, कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है इको की, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, अगर ये कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये बड़े वाले क्वेश्चन नहीं, छोटे वाले क्वेश्चन से करते हैं। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए, कर लोगे क्या इसको? और इसको नहीं करोगे तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले को करते हैं। पहले एक बार है ना कि हमें करंट ये वाला, इसको कर लेते हैं पहले। ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। तो मैं सबसे पहले गिवन लिख देता हूं ताकि इजी रहे करने के लिए। गिवन देखिए क्या कहता है। गिवन कह रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 mm थिक शीट ऑफ स्टील डेंसिटी, तो डेंसिटी इज 8000 kg पर मीटर क्यूब इज कैरिड आउट सक्सेसफुली बाय पासिंग सर्टेन अमाउंट टाइम, टाइम हो जाएगा 0.1 सेकेंड, थ्रू द इलेक्ट्रोड द रिजल्टेंट वेल्ड नगेट फॉर्म। अब जो नगेट बना, तो इसको नगेट को अलग लिख दो। अब नगेट तो इसने ये नहीं बोला कि कौन सी फॉर्म है, तो अगर नहीं गिवन है तो दैट मीन इट इज योर सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये बन जाएगी सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो नगेट हो जाएगा वेल्ड नगेट इज फॉर्म, डायमीटर हो जाएगा 5 mm, और जो उसकी थिकनेस है, तो थिकनेस हो जाएगी आपकी 1.5। ये नगेट की वैल्यू आ गई। कहता है कि लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्टील, तो लैटेंट हीट क्या कहता है? 1400 किलो जूल पर केजी। ये लैटेंट हीट के बारे में बोल रहा है। एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये बन जाएगा 200 माइक्रोन, तो 10⁻⁻6 ओम बन जाएगा ये। ठीक है। इफ द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड इज अप्रोक्सीमेट, तो पूछ रहा है आपसे आई। अब इस आई को एक बार आप लगाओ कि कॉन्सेप्ट में कैसे लगाना, थोड़ा सा देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आई पूछ रहे हैं तो आई कैसे निकलेगा ये आप मुझे बताओगे। चलो, डेंसिटी दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, ये गिवन है आपका। तो एक दो कॉन्सेप्ट को भी आप लिख लोगे, काम चल जाएगा। अब इस क्वेश्चंस को लगाओ, एक दो क्वेश्चंस लगते ही फिर सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप से लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सोचो कि कैसे लगा सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग है, दो शीट है। ये कहता है कि 2 शीट है, ये ऐसे 2 शीट है। अब शीट जो बोला बोलने दो, हम बात करेंगे नगेट की, क्योंकि नगेट फॉर्मेशन है। नगेट को फॉर्म करने के लिए कितने करंट की नीड है। अगर हम नगेट को फॉर्म कर रहे हैं तो नगेट को फॉर्म करने के लिए द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड से कितना करंट पास हो रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है। तो मेरे पास एक कंडीशन है, मैं भी आपके साथ सोल्व करता हूं ताकि क्या रहे ना, बैलेंस बना रहे। देखिए, प्रीवियस आओ और ऐड करो पेज को। H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब ये H मुझे मालूम नहीं है, I मुझे मालूम नहीं है, आई स्क्वायर आर, तो R है 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और T कितना है? 0.1 सेकेंड। तो टाइम बड़ा, इंटरवल छोटा है। अब मुझे चाहिए H, और आपको पता है मैंने H अभी क्या बताया आपको, सर ये MC डेल्टा T और प्लस में ML। अब डेल्टा T कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ये तो बन जाएगा 0, ये तो कैंसिल आउट। तो H इक्वल टू बन गया ML, और मास भी गिवन नहीं है। और मैंने अभी प्रीवियसली क्या बताया आपको कि मास डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम में। तो अगर ये मास अपॉन वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लिख देंगे डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई लैटेंट हीट, है ना। तो देखो H यहां से निकल जाएगा क्योंकि दोनों H है, तो यूनिट सेम है तो H आ जाएगा। डेंसिटी बताओ सर, डेंसिटी आपने लिखी है 8000, तो ये हो जाएगा 8000 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की वॉल्यूम
सर पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, ठीक है, और ये एल हो गया। तो ये हो गया सर 8000 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन में 4। और डायमीटर को चेक करो, डायमीटर किसकी शेप में, 5 mm में है, ये mm में है, ठीक है, थिकनेस भी 1.5 mm में है, तो मैं तो इसको लिख दूंगा 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1.5 mm। अब लेटेंट हीट देख लेते हैं। लेटेंट हीट बोल रहा है 1400 किलो जूल, तो 1400 किलो जूल, तो 1400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलो जूल, तो जूल पर केजी। तो यार ये देखो केजी पर मीटर क्यूब, देखो यूनिट कन्वर्जन कैसे करना चाहिए। पहला आप यूनिट कन्वर्जन को सीखो, मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई mm क्यूब। अब मैंने इसको हटा के जूल पर केजी कर दिया, तो देखो केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, मीटर क्यूब, तो ये करेंगे डिवाइड बाई, मीटर क्यूब है तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे mm क्यूब कर देता हूं तो ये mm क्यूब से mm क्यूब कर दिया, तो जूल बच गया, और इसकी यूनिट भी जूल है यहाँ पे, तो दोनों की यूनिट क्या हो गई आपकी, जूल्स में कन्वर्ट हो गई। अब दोनों की यूनिट अगर जूल में कन्वर्ट हो गई तो आप लोग यहाँ पे आराम से इसको देखो करिए सोल्व। तो h की वैल्यू क्या आएगी सर, 8000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 9। तो ये आ जाएगा h यहां से 0.46 इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.1। तो अब इसको कर लो डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 0.1 और अंडर रूट कर लो। ये जूल में ना 1319.46 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 0.1, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और अंडर रूट। h कोई गलत तो नहीं हो गया, एक बार h को चेक कर लेना। ये कर लो 8000 मल्टीप्लाई बाई पाई, ओके सॉरी मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1400 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 10 की पावर 9 और डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 रह गया था यार, डिवाइड बाई 4, हाँ करेक्ट है, डिवाइड बाई 4 रह गया, तो ये हो जाएगा 329.86 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 0.1 और अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट करके आई की वैल्यू आ जाएगी 4061.20 एम्पियर। ये बन जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आई की वैल्यू ये बन के आ गई, तो आई ये बन के आ गया, तो आई ये बना, तो प्रीवियसली चेक करते आई, तो अप्रोक्सीमेट पूछा तो सी ऑप्शन आ गया, तो हमें इस तरीके से काटना है, तो सी ऑप्शन हमारा इस तरीके से बन के, ठीक है जी। तो अगर मैं ये बात करता हूं इस तरीके से तो कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो है ना, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं इस तरीके से, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, एक बार ये कर लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो एक बार देखिए प्लीज, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी करिए। 2 1 mm thick steel sheets are to be spot welded. 2 1 mm thick steel sheets are to be spot welded at a current of, करंट की वैल्यू लिख देते हैं 5000 एम्पियर, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्वल टू 200 माइक्रो ओम, तो 10 की पावर -6। करंट टाइम इज नथिंग एज 0.2 सेकेंड। तो हीट निकालनी है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बस पुटअप कर दो। तो आई ये रहा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 5000 के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 सेकेंड, 1000 आ गया, 1000 जूल आ गया, तो ये 1000 जूल आ जाएगा। अरे 5000 का स्क्वायर R 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2। एक बार और चेक कर लो, 5000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो अब आप इसको डिवाइड बाई 10 की पावर 6 कर लो, तो 1000 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा 1000 जूल, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1000 जूल आंसर। चलिए ये इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूं, ठीक है, इसको छोड़ते अभी। एक बार है ना जो है मैं एक बार वो देखना चाहता हूं ताकि आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन करता है सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो एक साइड से चलते रहेंगे, तो आपका ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है। फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 स्टील शीट्स, इसको करिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको पढ़ोगे अपने आप ही कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। फॉर स्पॉट वेल्डिंग, तो एक काम करना, अगर किसी को मेरी आवाज में इको आ रहा है तो वो थोड़ा सा क्या करना, अपनी वॉल्यूम को डाउन कर लेना। बाई चांस क्या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी देख लेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं आपको। फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 स्टील शीट्स बेस मेटल, अब ये मेरे फोन है, एक्ट एज अ बेस मेटल, ईच ऑफ 3 mm थिकनेस, 3 mm की थिकनेस है। वेल्डिंग करंट, करंट की जो वैल्यू है वो आपकी है 10,000 एम्पियर, इज अप्लाइड फॉर दी 0.2 सेकेंड, करेक्ट है, बस ऐसे लिखते रहो। दी हीट डेसिपेट टू द बेस मेटल, अब डेसिपेट का मतलब होता है उड़ जाना, तो डेसिपेट चली गई 1000, तो यहां से मेरे बेस मेटल में से 1000 जूल क्या होगी, हवा में उड़ गई, चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चली गई चली गई। एज्यूम दैट द हीट रिक्वायर्ड, एज्यूम दैट द हीट रिक्वायर्ड, इसको करते हैं हम लोग आगे। एज्यूम दैट द हीट रिक्वायर्ड, एज्यूम दैट द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 mm क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्टील इज 20 जूल, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग 1 mm, तो क्या कहता है कि 1 mm क्यूब के स्टील को लिए कितना चाहिए, 20 जूल चाहिए, कितना चाहिए, 20 जूल चाहिए। द इंटरफेशियल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन शीट, तो जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू है आपकी 0.0002 ओम है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट बताना। तो देखो अगर आपको इतना पता लग गया तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो आई की वैल्यू कितनी है सर, 10,000 है, 1000 नहीं 10,000 है, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है सर, 0.002, 0.0, और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना 0.2। एक बार इसको सोल्व कर लीजिए सर, ये 1 2 3 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.002 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो सोल्व करने पे, अरे एक काम करिए, 10,000 है क्या, 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर पॉइंट 123 123, ये 123, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0002 मल्टीप्लाई 0.2, तो सोल्व करोगे तो 4,000 आ जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि सर मेरे पास हीट अवेलेबल है 4,000, ये किसको जा रही है, बेस मेटल को प्रोवाइड करा रही है, किसको प्रोवाइड करा रही है, ये बेस मेटल को। अब जैसे ये बेस मेटल को आपके फादर ने 4,000 रुपए आपको प्रोवाइड किए, 1,000 रुपए तो तुरंत उठ गए, अकाउंट में डलती उठ गए, तो हीट डेसिपेट होगी। तो मेरे पास अवेलेबल हीट कितनी होगी सर, अवेलेबल हीट होगी मेरे पास 3,000, तो अवेलेबल हीट हो जाएगी मेरे पास 3,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 3,000 जूल हो जाएगी, इतनी हो गई। अब कहता है कि 1 mm क्यूब को मेल्ट करने के लिए 20 जूल को नीड है, 20 जूल की नीड है। 1 mm क्यूब को नगेट बनाने के लिए 20 जूल की जरूरत है, तो अगर ये 20 जूल की नीड है तो 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 जूल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 150, तो 150 mm क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ नगेट क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ नगेट बन गई आपकी, ये बन गया, अरे हाँ है ना, देख लो वॉल्यूम ऑफ नगेट बन के आ गई। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ नगेट का, देख लो आप। तो ये वॉल्यूम ऑफ नगेट इस तरीके से बन के चली हुई आती है। अब यहां तक का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी कि हाँ सर कोई ये डाउट है, कि अभी मैं कमेंट पे हूं आपके, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये है, ठीक है जी। चलो अगर ये बता दिया तो ठीक है, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, आज के टाइम पे थोड़ा इजी ले लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
चलिए ये तो क्वेश्चन हमने लगाए थे तो ऊपर ही आ जाते हैं, थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये ले लेते हैं ना, लास्ट वाले की ले लेते हैं। तो अगर ये लास्ट वाला मेल्टिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो ये मेल्टिंग एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है क्या, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। देख लो, द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी आर्क वेल्डिंग ऑफ प्लेट यूजिंग करंट, तो आई की वैल्यू हो गई बेटा 250 एम्पियर, वोल्टेज हो गई 20 वोल्ट, और एनएसटी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो हो गई 90%। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल, तो रेट ऑफ मेल्टिंग की वैल्यू कितनी हो गई आपकी सर 10 जूल पर एमएम क्यूब हो गई। देख लो 10 जूल पर एमएम क्यूब जो लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ कितना हो गया सर 30 एमएम स्क्वायर हो गया, और V कितना हो गया 5 एमएम पर। मेल्टिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो अभी आपको बताया ही था कि मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आप इसको लिख सकते हो रेट ऑफ मेल्टिंग मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई वी, और मतलब जैसा आपको मर्जी है वैसे लिख लो यार, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप इसको नीचे लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट ऑफ मेल्टिंग 10 जूल, तो 10 रख दिया। एरिया ऑफ बिड सर कितना बोला, एरिया ऑफ बिड कहां पे, ये 30 लिख दिया, 30 एमएम। यूनिट कन्वर्जन चेक कर लेना, अपॉन में 0.90 और वोल्टेज 250 एम्पियर है और मल्टीप्लाई बाई 20 वोल्ट है, बस इतना है भाई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 300 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 0.90 डिवाइड बाई 250 और डिवाइड बाई 20, तो भाई 0.33 आ गया। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी आ गया आपका 33.33% आ गया, और यहां पे लिख दीजिए 33.33%, ये आपका बन गया। तो 33 ये पॉइंट है भाई इसके बीच में, ये ऐसा। तो फॉर्मूला ये रहा आपका, इजी है यार, इससे अच्छा क्या है, बस यही तो फॉर्मूला याद करना है। और ये मैंने कल की क्लास में आपको वेल्डिंग की क्लास में ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस तरीके से करना है, तो थोड़ा सा भी इस पे ध्यान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ प्रीवियस वाला है, ये है क्या ओपन वोल्टेज वाला है क्या, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, या देख ले क्या द रिक्वायर्ड द स्पीड, चलो इसको बाद में देखते हैं। कंप्लीटली कन्वर्ट ये देख लेते हैं पहले, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ये वाला क्वेश्चन कि क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है 2। अब इसको सोल्व करो भाई, सोल्व करिए, लिख लेते हैं ना, लिख लो, गिवन लिख देता हूं, 2 फ्लैट स्टील शीट ईच ऑफ 2.5 mm थिकनेस, ठीक है, आर बीइंग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूजिंग ए करंट ऑफ इतना, तो करंट की वैल्यू कितनी है भाई 6000 एम्पियर, टाइम कितना है भाई 0.2 सेकेंड। द करंट रेजिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 माइक्रोन 10 की पावर -6। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द मेल्ट स्टील यूनिट, देखो ये जूल पर मीटर क्यूब, तो रेट ऑफ मेल्टिंग के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा, देखो बेवकूफ कितना बना है 10 की पावर 9 जूल पर मीटर क्यूब, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की 9, ठीक है। ए स्पेरिकल मेल्ट पूल ऑफ डायमीटर, अब देखिए स्पेरिकल की शेप आ गई, किसकी शेप आ गई भाई स्पेरिकल शेप आ गई, जिसका डायमीटर कितना है 4 mm है। इंटरफेस ड्यू टू द करंट फ्लो, consider that the electrical energy is completely converted to the thermal energy, the ratio of heat used to melting to the total resistive heat generated, तो melting efficiency पूछ रहा, मतलब रेशो पूछ लिया, सिर्फ रेशो पूछ रहा है, तो रेशो क्या हो गया सर कितनी यूज की गई, तो मैंने क्या बोला था कि आउटपुट हो जाएगा अपॉन में इनपुट हो जाएगा। अगर आपको इतना याद हो तो आउटपुट और इनपुट की कहानी भी बताई थी मैंने, नीचे हो जाएगा I² RT और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा M इंटू CP डेल्टा T और प्लस में लेटेंट हीट, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज करेगा तो फिर दूसरा तरीका देखो, रेट ऑफ मेल्टिंग पूछा है तो ऊपर जूल लेके आ जाओ, तो अगर ये भी नहीं होगा तो आप यहां पे देखो ऐसी यूनिट कन्वर्ट करो कि नीचे जूल आ जाए और ऊपर जूल आ जाए, तो यूनिट कन्वर्जन के थ्रू भी आप यूनिट कन्वर्जन के बिहाफ पे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो भाई अगर आप इस सभी चीजों को देखोगे तो आंसर अपना आप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए कल के लिए होमवर्क, तो आप इसको, मुझे जो बच्चे इसको कर रहे हैं सीरियसली, तो वो एक काम करिए कल के लिए ले लीजिए होमवर्क, ये आप करके लाओगे होमवर्क के थ्रू। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने गिवन लिख दिया है, तो ये कल क्वेश्चन मुझे चाहिए होमवर्क आपका हर हाल में। तो कल मुझे आप जैसे ही सुबह आओगे तो सबसे पहले आप मुझे ये प्रोवाइड कराओगे क्वेश्चन, अरे हाँ है ना,
तो जैसे आप इसको करोगे तो बेटा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करना, होमवर्क है। तो मैंने बताया आपको रेट ऑफ मेल्टिंग दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, टी दे दिया, स्पेरिकल फॉर्म भी दे दी नगेट की। तो इसका मतलब क्या कह रहा है सर ये? भाई चलो अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ नहीं कह रहा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, मैं हिंट दे देता हूं। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो यहां से निकाल लोगे। ठीक है, अब ये प्रीवियसली दूसरा चीज है रेट ऑफ मेल्टिंग वाला। तो ये अगर मेल्टिंग वाली कंडीशन बोल रहा है तो आप इसकी यूनिट पे देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 जूल पर mm मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाई इस मीटर क्यूब को हटाना है। तो नेगेटिव की फॉर्म बताइए क्या होगी सर? स्फेरिकल। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चे। अब ये मीटर क्यूब है, वो क्या हो जाएगा mm क्यूब। तो ये तो mm क्यूब ऑटोमेटिकली बन गया। बस क्या करो, डिवाइड बाई 10 की पावर 9 कर दो, तो ये बन जाएगा mm क्यूब। तो mm क्यूब से mm क्यूब कैंसिल आउट, 10 की पावर 9 से ये कैंसिल आउट, तो बचा कितना? 10 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर। और रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 2 mm, तो 2 का क्यूब बन गया 8 आ गया। बस सोल्व करो इसको एक बार। तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बन के आ जाएगा अप्रोक्सीमेट सर 335.10। एक बार चेक कर लेना यही है क्या जूल, कि 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 335 आ गया। आई स्क्वायर आर टी, तो भी देखो 6000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 200 दिया होगा, बिल्कुल 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और टाइम कितना दिया हुआ भाई साहब? 0.2, तो 0.2 दे दिया। अब इसको सोल्व करिए कि सर 6000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये बन जाएगा आपका 440। बस अगर ये बन गया तो भाई ये देखो 335.10 डिवाइड बाई 1440, तो जूल और जूल रेशो पूछ रहा है ना, तो रेशो में तो हमें यहाँ पे ये एफिशिएंसी को हटा दो, सिर्फ रेशो की बात कर रहे हैं। तो ये रहा रेशो आपका, तो 335.10 डिवाइड बाई 1440, तो सोल्व करोगे बेटा तो रेशो आ जाएगा 0.32 के समथिंग आ रहा है एग्जाम से। एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है क्या रेशो? अगर कोई चेंजेस हो गए तो आप मुझे बता देना। एक बार ये आपके लिए होमवर्क है और एक बार आपको जाके इस कॉन्सेप्ट को करना है। ठीक है जी, तो ये ही रेशियो आपका यूटिलाइज होगा। टोटल रेजिस्टिव पावर डायमीटर है 200 इंटू 6, 10 इंटू 10 जूल की पावर 4, 200 माइक्रोन, 6000 एम्पियर। ये थिकनेस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमीटर हो जाएगा 2 mm। रेशियो ऑफ हीट यूज फॉर मेल्टिंग, हीट यूज्ड फॉर मेल्टिंग टू द टोटल रेजिस्टिव हीट जनरेटेड, तो टोटल रेजिस्टिव हीट बन गई आई स्क्वायर। और मेल्टिंग के लिए यूज कितना किया जा रहा है ये आपने नेक्स्ट में देख लिया। मेल्टिंग के लिए इतना यूज किया जा रहा है, तो जितना यूज किया जाए तो रेशियो पूछा, ये रेशियो। तो भाई ये आपके लिए कॉन्सेप्ट था। मे होप ये सारी चीजें आपको पता लग गई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है बेटा आप हमें यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और ये कांटेक्ट नंबर है। इस कांटेक्ट नंबर पे जाके आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप यहां पे पता कर सकते हो। साथ के साथ आप हमारे जो YouTube चैनल है गेट, YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों से जाके जुड़ जाइए। गेट की तैयारी हमारे साथ करिए। किसकी तैयारी? गेट की तैयारी आप हमारे साथ करिए तो ये कंप्लीटली गेट की तैयारी बन जाएगी। अरे हाँ है ना, अगर कोई एसएससी जेई की कर रहा है तो एसएससी जेई जेईई की तैयारी के साथ जुड़ जाइए। कोई अगर सरकारी नौकरी, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट सरकारी नौकरी के साथ जुड़ना चाह रहा है जहां पे आपको कवर अप करना है नॉन टेक्निकल, फिर बोल रहा हूं नॉन टेक्निकल आपको कवर अप करना है तो आप यहां पे जाके जुड़ जाइए। तो क्लास का टाइम नोट डाउन कर लीजिए 5 PM। तो बच्चे क्लास का टाइम नोट डाउन कर लीजिए 5 PM। ये 5 PM पे आपका चलता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का एक आपका अच्छा रिवीजन चल रहा है। आइए मिलिए, पढ़िए, यूज करिए टाइम को तो आपके मजे आ जाएंगे। यार यस और नो? तो बेटा अब देखिए आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, कल भी बताऊंगा, क्वेश्चंस आएंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो आप लगाना मत भूलिए। जुड़िए, साथ के साथ आप देखिए यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन करिए, पढ़िए, मतलब यूट्यूब पे ही चल रहे हैं। तो आपके सरकारी नौकरी की भी तैयारी, डीआरडीओ, सारी तैयारी आपकी एक साथ चल रही है। तो मे होप स्टूडेंट्स ये जो आज का दिन था आपके लिए अच्छा था, सेशन अच्छा रहा है। आप पढ़िए, मेहनत करिए। दूसरी चीज
बहकाइए में मत आइए कि सर 4 महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। रोज आके क्लासेस को एक बार देख लीजिए, पूरी तैयारी चल रही है। बच्चे लाइव, अगर ये होता है, मैंने देखा बच्चे अगर क्लासेस में है, अब मैं टाइम ऐसे लेता हूँ 5 PM, तो काफी बच्चे कॉलेज के ट्रैवल करते रहे होते हैं, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। वो कहता है कि सर मैं आपकी क्लास बाद में देख लेता हूँ, पर मजा आ जाता है। कुछ लाइव भी आते हैं, अधिकतर मैक्सिमम लाइव भी आ रहे हैं, चल भी रहा है, सारी चीजें चल रही है। तो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो बच्चे रेगुलर अटेंड करिए क्लासेस को। जितना क्लासेस को आप रेगुलर अटेंड करोगे, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब आप आज छोड़ दो, मैं तो कर लूंगा, परसों कर लूंगा, कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, फिर वो आप कर नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो क्लासेस को अटेंड करिए। आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच। तो ज्वाइन करिए आज ही एड अंकल गेट की तैयारी, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।